हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 14 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे हिंदू के साथ साथ अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। हम अपने आर्टिकल की शुरुआत करें इससे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके परिवार को प्रखर प्रज्ञा फाउंडेशन और श्री आईएएस एकेडमी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इस आज़ादी की वर्षगांठ में अपने आप को हमेशा आज़ाद रखें और देश के विकास में, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें और पूरी कोशिश करें कि इस देश की संप्रभुता, इसकी एकता और इसकी अखंडता को हमेशा बना कर रखें और अपने व्यक्तित्व में धर्मनिरपेक्षता के विचार का भी समावेश करें। उम्मीद है कि आप इन्हीं विचारों के साथ अपने जीवन को आगे कर संकल्पित करेंगे और हमारे युग निर्माताओं को आगे चलकर एक बेहतरीन श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो देश की आज़ादी की वर्षगांठ मन रही है। ठीक है, तो 14 अगस्त का वीडियो है, देखते हैं। रामसर साइट आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहा है। रामसर वास्तव में क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उन सभी साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको आर्टिकल की शुरुआत के हिसाब से बता दें कि भारत में इस समय रामसर साइट 46 हो गई हैं। कब? 14 अगस्त 2021 को। आपको लगा होगा सर 14 अगस्त आपने डेट क्यों बोल दी, हमको तो पता है ना 46 हो गई होंगी। नहीं साहब, बात यह है कि अभी 2 महीने पहले जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो मैंने 42 बताया था। ठीक है, तो अब अपडेट हो गए, तो जब भी अपडेट होती रहती तो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए 1 वर्ष बाद अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये कुछ आर्टिकल होते हैं जिनको आपको करंट में अपडेट करते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 4 नई कौन शामिल की गई हैं? 4 नई जो शामिल की गई हैं वो है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा का है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात की है, और वाधवाना आर्द्र भूमि जो कि गुजरात की है। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको चारों के चारों को मैप में दिखाएंगे लास्ट में, बट अभी आप इतना ही नाम केवल यहाँ पे देख लें। ठीक है, खास बात क्या है कि वर्तमान में अब 46 हो गई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। दूसरी खास बात यह है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि वेटलैंड जो इंटरनेशनल संगठन है साउथ एशिया का, उसने बताया है कि भारत का जो प्राकृतिक आर्द्रभूमि का क्षेत्र है उसमें लगभग 30% की गिरावट हुई है। मतलब कि जो वेटलैंड्स हैं वो अब सूख रहे हैं या फिर वहाँ पे क्रोचिंग हो रही है या उन पे लोगों ने अवैध कब्जे बना रखे हैं। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर का वेटलैंड होते क्या हैं, आर्द्र भूमियाँ होती क्या हैं? तो वास्तव में ये मौसमी या जल से संतृप्त या भरे हुए पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि जिसमें जैविक अजैविक घटक और पूरा पर्यावरण वहाँ विद्यमान होता है, यानी कि जंतु भी पादप भी, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो अर्थात वो एक छोटा सा क्षेत्र या बड़ा क्षेत्र जहाँ पे जल होता है और वो नमीदार क्षेत्र होता है, तो वो आर्द्र भूमि कहलाता है। इसके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र शामिल होते हैं, केवल एक ही प्रकार के क्षेत्र नहीं। जैसे मैंग्रोव का अगर क्षेत्र है वो भी वेटलैंड कहलाएगा, दलदल है वो भी वेटलैंड, नदियां हैं वो भी वेटलैंड, झीलें हैं, डेल्टा हैं, बाढ़ के मैदान हैं, बाढ़ के जंगल हैं, चावल के खेत हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, और जहां 6 मीटर का निम्न ज्वार है, अधिक गहरे नहीं होते, वो भी सबके सब वेटलैंड में आते हैं। यूपीएससी ने एक बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या चावल के खेत उसमें शामिल हैं? तो उस समय नए नए बच्चों ने ये समझ नहीं पाए थे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, चावल के खेत शामिल नहीं हैं, जबकि शामिल होते हैं। ठीक है, खास बात एक और है कि वेटलैंड केवल मानव निर्मित नहीं होते बल्कि नेचुरल भी होते हैं। ठीक है, मानव निर्मित जो वेटलैंड होते हैं जैसे अपशिष्ट जल द्वारा उपचारित, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो रामसर में भी आपको पता होना चाहिए मानव निर्मित और नेचुरल दोनों शामिल किए जाते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे जो तथ्य है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूरी जो पृथ्वी है हमारी, वहाँ पर केवल 6% क्षेत्र ही वेटलैंड है, लेकिन उस 6% क्षेत्र में भी लगभग 40% से भी ज़्यादा पौधे और जानवर की प्रजातियां उसमें निवास करती हैं। समझ सकते हो? कहने का मतलब वेटलैंड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि केवल ज्योग्राफिकल एरिया का 6% है, बट उसमें 40% जो भी हमारे पादप हैं, जो भी हमारे जानवर हैं, वो सब के सब वहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है,
प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार वेटलैंड के लिए कौन कौन सी चीज़ें खतरा उत्पन्न करती हैं। तो बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे शहरीकरण, मान लो आप शहरों को बसाओगे तो वो वेटलैंड जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको समाप्त करोगे। मानव जनित गतिविधियाँ, कई ऐसे मानव क्रियाकलाप होते हैं जो वेटलैंड को समाप्त करते हैं। एग्रीकल्चर को अगर आपने बढ़ावा दिया तो भी वेटलैंड समाप्त हो जाएंगे। जल विज्ञान संबंधी गतिविधियां, मतलब मौसमी अगर परिवर्तन होता है तो उससे भी दिक्कत आती है। वनोन्मूलन होता है तो वो भी जिम्मेदार है। प्रदूषण है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। लवणीकरण, मतलब कि जो भी भूमि है अगर उसके जल को आप भूजल को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने लगेंगे तो वो जमीन क्या हो जाएगी, लवणीकृत बन जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो वेटलैंड वहां पे भी नहीं हो सकते। मत्स्य पालन, अगर आपने मछली पालन को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया तो उसकी क्रोचिंग होने लगेगी वहाँ पे, तो वो वेटलैंड एरिया प्रभावित हो जाएगा। नई प्रजातियाँ अगर उसमें आ गई, मतलब दूसरे देशों की प्रजातियाँ आ गई तो उन पुरानी प्रजातियों को खा जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो विदेशज प्रजाति होती हैं, विदेशज प्रजाति, ठीक है, जिनको इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं, वो काफ़ी खतरनाक होती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एक अमेरिकन घास हमारे यहाँ आई थी तो उसने हमारे यहाँ की न जाने कितनी वेटलैंड को तबाह कर दिया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे भी खतरा उत्पन्न होता है। आपको ये 10 कारण देखने हैं, 10 में से मे भी कोई भी 5 या 4 कारण आपको दे देगा कि आर्द्र भूमि के खतरे के लिए निम्न में से कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो आप बता देना कि एग्रीकल्चर की गतिविधियां, वनोन्मूलन, प्रदूषण, लवणीकरण। उस समय आपको लगेगा अरे नहीं सर, एग्रीकल्चर की गतिविधियां थोड़ा ना होती हैं, हम तो भी अपने यहाँ खेती करते हैं, बगल में तो तालाब बनाए हैं। तो इतनी बुद्धि मत लगाना, ये कहना हाँ साहब एग्रीकल्चर की जो क्रियाविधियाँ होती हैं वो भी एक तरीके से वेटलैंड को समाप्त करती हैं। प्रश्न उठता है कि जब इतने सारे खतरे हैं वेटलैंड को लेकर, क्या इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई ऐसा प्रयास किया गया है? तो हाँ, वैश्विक आर्द्र भूमि संरक्षण पहल की शुरुआत हुई, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उसी के अंतर्गत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी शामिल है। ठीक है, तो अभी हम दोनों को पढ़ेंगे, रामसर कन्वेंशन क्या है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, साथ ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है और सिटीज फॉर फॉरेस्ट वैश्विक अभियान की भी शुरुआत की गई है। क्लियर? तो इतने सारे जब यहाँ पे प्रोविजन हुए हैं तो कोशिश ये हुई है कि हम वेटलैंड को अच्छे से डील कर पाएंगे। इतनी बातें हो गई। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है, हम रामसर कन्वेंशन लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये मत सोचना कि मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको लास्ट में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो एनडीएमए को लेकर है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे देश के कई सारे राज्यों में बाढ़ आई हुई है या कहीं कहीं पे फ्लड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसको लेकर एनडीएमए पे सवाल उठने लगे कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो तो मेंस का टॉपिक हो गया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीएमए होता क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है। एज अ कलेक्टर भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जिले में जो अधिकारी होता है ना, वो जिले का उस समय का एनडीएमए का हेड होता है। ठीक है, तो ये एक वैधानिक निकाय है। आप लोग कई बार कंफ्यूज रहते होंगे ना, कि जैसे एक मैंने वर्ड आपसे बोला संवैधानिक, ठीक है, एक मैंने आपसे वर्ड बोला क्या, सांविधिक, ठीक है, एक मैंने आपसे वर्ड बोला क्या, वैधानिक। ये 3 वर्ड बोले मैंने, तो इनमें कंफ्यूजन रहता है। तीनों का अंतर मैं बता दूं। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है एज अ आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद के रूप में वर्णित है। जैसे आपने देखा होगा 100 हमारा क्या है, 3 संविधान संशोधन। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी 103 कह रहा हूँ, 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, उसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया, आर्टिकल में उसको मेंशन कर दिया गया। ठीक है, सांविधिक का क्या मतलब होता है कि उसे आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है, उसे एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। बनाया इसे भी एक्ट के माध्यम से जाता है, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। और जिसको केवल एक एक्ट के माध्यम से पारित किया जाता है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, जैसे एनडीएमए एक तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक और खास बात, इसी में एक और निकाय होता है जिसको बोलते हैं वैधानिक निकाय। ठीक है, वैधानिक निकाय की क्या खास बात होती है, ये दंड भी दे सकता है, मतलब ये दंडात्मक है। अगर जिसने एनडीएमए की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो उसे वो दंड भी देगा।
ये लोग क्या, ये संविधान के अनुरूप दंड देंगे, लेकिन ये बॉडी इंडिपेंडेंट रूप से दंड देगी, है ना। तो ये वैधानिक का अंतर होता है। कई बार आपको मिल जाता है ना, आपको मे भी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा, देखो इंटरव्यू इतना जटिल नहीं होता आईएएस का जितना जटिल लोग बताते हैं। पहली बात तो आईएएस ही इतना जटिल नहीं है, सिंपल सा बेचारा आदमी होता है, ठीक है। उसमें भी लोग बता देते हैं अरे आईएएस इतना जटिल होता है। बात यह कि एक बात बताओ, अगर आईएएस के एग्जाम को ये लोग भौकाल बना के नहीं दिखाएंगे कि इतना जटिल है, तो आप 2.5 लाख रुपए कैसे जमा करके धंधा उनका चलवाओगे, है ना। तो इसीलिए तो भौकाल क्रिएट किया जाता है। और भाई बहुत टफ एग्जाम है, ये भी होना चाहिए, वो भी। एग्जाम इतना सरल है जितने सरल आप हो, बस सरलता में रहोगे एग्जाम निकल जाएगा। ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश करोगे कतई नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, एनडीए में क्या है, वैधानिक निकाय है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बना। हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल साहब। मिनिस्ट्री कौन होती है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री इसकी होती है गृह मंत्रालय, इसलिए कंफ्यूजन आ जाता है कि मिनिस्ट्री अगर गृह है और हेड प्राइम मिनिस्टर है तो गलत हो सकता है। मेंबर इसमें 10 होते हैं पीएम के साथ, मतलब मिला के। वैसे तो 9 मेंबर होते हैं और प्लस पीएम होता है, ठीक है। काम क्या करती है, जो नेचुरल और जो मैन मेड आपदाएं आती हैं, डिजास्टर आते हैं, उनको डील करता है, ठीक है। बाकी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने देखा था, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। भारत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो पीआईबी में काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था, तो उसमें ये कई सारी स्कीम दी हुई थी कि भारत सरकार ने अभी तक महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं। ये स्कीम आप इसलिए भी लिख लीजिए क्योंकि जब आप मेंस लिखते हैं, जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड भारत सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक महिला हैं, मतलब देवी जी हैं अगर आप, ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछ सकता है कि देवी जी आप, वो तो देवी जी आपको नहीं कहेगा मतलब, लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, तो देवी जी आप अच्छा ये बताइए कोई 5 ऐसी स्कीम जो कि भारत सरकार ने हालिया समय में चालू की हैं महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने में। तो जवान में फटाक से रटी हो सर, जनधन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है साहब, उज्ज्वला योजना है साहब, और पूछो बताओ, हुनर हाट योजना है, ऐसे बता दो। तो एग्जामिनर सन्न रह जाए थोड़ी देर, क्योंकि उसको भी पता होता है कि नॉर्मल बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आप तो नॉर्मल होते नहीं हो ना, आप तो जबरदस्त टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। तो ऐसे इनको याद कर लेना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा इसमें पैसा वो किया जाता है। बाकी कभी पढ़ाएंगे, अगर चर्चा में आएगी तो इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ाएंगे। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर कभी अगर आगे चर्चा, बहुत बार चर्चा में आती है, तो इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। जनधन खाता ऑलरेडी आपको पता है, जीरो अकाउंट पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में महिला सभा की स्थापना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, विज्ञान ज्योति अभियान, गति योजना, किरण योजना, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई हॉट, महिला उद्यमिता मंच, नई श्रम नीति, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013, ठीक है। यहाँ पे एक और आप लिख लेना, इसी से रिलेटेड है, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में रहता है जब भी यौन उत्पीड़न से रिलेटेड कोई बात आती है कार्यस्थल पर, ठीक है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर, मतलब यहाँ पे सभी चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड एक ही जगह सॉल्व किया जाता है, इसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, ठीक है। तो ये सारी स्कीम आपको याद होगी तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है इंडिगाउ। इंडिगाउ नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडी का मतलब इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब स्वदेशी, गाउ का मतलब गाय माता, ठीक है, गाय हमारी माता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्वदेशी बनाई गई है, एक चिप बनाई गई है, मतलब एक जीनोमिक चिप है जो ये जितने जानवर हैं ना हमारे स्वदेशी नस्ल के, जैसे गिर, कॉन्क्रेज, साहिवाल, ओंगोल, ठीक है, इन नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण करने से, जैसे आप में से जो लोग जानवर पाले होंगे, जो लोगों ने कभी गैया वगैरह पाली होगी, तो उसमें कई सारे जानवर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब गैया थी तो उसका मतलब वो हरियाणा वाली थी, ठीक है, हरियाणा की गाय थी, हरियाणा उसकी। और फिर दूसरी आई थी हमारे पास ऑस्ट्रेलियन जर्सी, ठीक है। अब वो ऑस्ट्रेलियन जर्सी तो मतलब थोड़ा क्लाइमेट का ऐसा सिचुएशन, और उस समय माउथ डिजीज़ नाम की बीमारी शुरू हो गई थी, तो उससे उसका देहांत हो गया था। और गांव में डॉक्टर इतने ज़्यादा अवेयर तो थे नहीं कि माउथ डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, तो बेचारी मर गई थी, मतलब
काफ़ी महंगी गाय आई थी वो हमारे यहाँ, बिल्कुल ब्राउन कलर की थी, उसका बछड़ा तो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, तो वो ख़त्म हो गई थी गैया। तो ऐसी ही गायों की जो देसी नस्ल हैं उनको प्रिजर्व करना, ठीक है, उसके लिए जीनोमिक नाम की चिप लगाई जाएगी। आपने देखा होगा कई जो जानवर होते हैं ना, बड़े बड़े चट्टे में या बड़े बड़े जो गौशाले होते हैं, उनके कान में कुछ लगा होता है, हालांकि वो ढक्कन लगा होता है, ठीक है, उसमें टोकन नंबर पड़ा होता है। तो वैसा ही ये जीनोमिक चिप का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जास्कर घाटी के बारे में, चर्चा में रहा है। महान हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। जास्कर नदी जो है वो सिंधु की सहायक है। जास्कर घाटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे बच्चों से पूछेगा ना, तो आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा अच्छा अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है, तमिलनाडु में तो नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा सबके। ठीक है, अब बात आती है रामसर कन्वेंशन के बारे में। 1971 में रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर शहर ईरान में अपनाया गया। ये एक अंतर सरकारी संधि है। अंतर सरकारी का मतलब मैंने आपको बताया था कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी विभिन्न देशों की सरकारें जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अंतर सरकारी संधि। ठीक है, जैसे भारत गया है ना, चाइना गया, बांग्लादेश गया, नेपाल गया, इन्होंने मिलकर जो संगठन बनाया वो बना अंतर सरकारी संधि। ठीक है, भारत ने इसे 1982 में रेटिफाई किया था, मतलब भारत इसको अपना चुका है। पर्पज इसका क्या है? इसका पर्पज है कि वर्ल्ड में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में योगदान दिया जा रहा है उसमें स्थानीय एवं राष्ट्रीय कार्यों तथा इंटरनेशनल सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए और उपयोग किया जाए। मतलब मोटे तौर पर यही है कि जो इस समय हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, हालांकि उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं तो उसको केवल लोकल लेवल पर, उसको केवल गवर्नमेंट लेवल पर हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसका कंजर्वेशन हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी इसमें अगर पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी अगर इसमें फंड प्रोवाइड करती हैं तो हम इसको काफ़ी अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से रिलेटेड है आपका ये रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहीं ओजोन लेयर से तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मॉन्ट्रेक्स नहीं है वो मॉन्ट्रियल है। ठीक है ना, तो मॉन्ट्रेक्स और मॉन्ट्रियल में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम हॉल में अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल किससे है? वो ओजोन से है। तो मॉन्ट्रेक्स क्या है? ये उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तो हैं, जहाँ के पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन उनमें होने की संभावना है, उनको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ, रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ, हमने जितनी भी साइट हैं उनको लिस्टेड करवा दिया। ठीक है, ध्यान देना, जितनी भी साइट आर्द्र भूमियां हैं उनको हमने लिस्टेड करा दिया। लेकिन इन आर्द्र भूमियों में भी जो आर्द्र भूमियां ज़्यादा खतरनाक हैं, मतलब जल्दी जिनकी समाप्त होने की संभावना है, तो उनको विशेष हमने आरक्षण दिया या उनको विशेष हमने संरक्षण दिया। और वो संरक्षण हमने दिया किससे? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। और जब वो उस स्थिति से बाहर निकल आती हैं तो हम उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर देते हैं। ठीक है, वो फिर रामसर में शामिल रहती हैं। समझ गए? मतलब आप ऐसे समझो जैसे श्री IAS एकेडमी आपको प्रीलिम्स की लेट्स क्रैक सीरीज कवर कराती है। ठीक है, लेकिन लेट्स क्रैक के अलावा आपको उसमें एक ट्रिक का वीडियो भी प्रोवाइड कराती है जो स्पेशली उन्हीं बच्चों को है जिन्होंने अपना UPSC का इस बार का फॉर्म भरा और हमें भेजा है। ठीक है, तो वो जो स्पेशल हो गए, क्यों? क्योंकि उनको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो पूरी तरह से हमारे ऊपर समर्पित हैं, पूरी तरह से हम पर ट्रस्ट किए हुए हैं। जैसे आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, तो जब आप 2022 में एग्जाम दोगे तो हम आपके लिए भी यही करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। हालांकि वो सारी चीज़ें फ्री हैं, किसी में कोई पैसा ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन का। मतलब रजिस्ट्रेशन नाम ही अपने आप में लगता है ना पैसा, जबकि मैं कह रहा हूँ UPSC का रजिस्ट्रेशन, अपना थोड़ा ना मांग रहा हूँ। ठीक, भारत की 2 साइट इस समय मॉन्ट्रेक्स में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, लोकाटक झील जो कि मणिपुर में। लोकाटक झील के बारे में कुछ खास बात क्या है कि यहाँ पे जो ये बनी हुई है, यहाँ पे फुंडी पाई जाती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। चिल्का झील पहले इसमें थी उड़ीसा की, अब उसे हटा लिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसमें 2 झीलें हैं, एक नेशनल उद्यान है और एक झील है जो कि आपकी किसमें मॉन्ट्रेक्स में शामिल है। चिल्का थी पहले, अब नहीं है। ठीक है,
तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इतनी बातें आप समझ गए तो एक बार हम आपको मैप दिखा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। ठीक, तो मैप में मुझे आपको पहले क्या दिखाना है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे जास्कर के बारे में, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, जास्कर रेंज, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत जब आपको रहेगी नहीं, चीज़ें याद रहेंगी। जास्कर, ये देखें जास्कर रेंज, ठीक है, तो ये है आपकी जास्कर रेंज लद्दाख के पास में। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए, देख सकते हो, इसको बोलते हैं जास्कर रेंज। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आपकी जास्कर रिवर। ठीक है, तो ये जास्कर रिवर है, जास्कर रेंज है आपकी लद्दाख के रीजन में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद हो गई। चलिए, ये चीज़ आपकी याद हो गई। अब यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है क्या, वाधवाना, ठीक है ना, वाधवाना, ये देखो वाधवाना। ठीक है, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है गुजरात में। ठीक है, यही वेटलैंड है। अभी मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो है वाधवाना बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो आपको ये वेटलैंड मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा। ठीक है, ये वेटलैंड नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल पानी वाला क्षेत्र, जैसे आप ऐसे पिक्चर में देखो, है ना। ये देखो बतख, ये आर्द्र भूमि है एक तरीके की, है ना। ये देखो, देख रहे सब लोग, ये देखो बतख बेचारी देख रही है ना। तो ये है ना बगुला। ठीक, तो ये वाधवाना बर्ड सेंचुरी या कहें कि आर्द्र भूमि अब इसमें शामिल हो गई। ठीक, अब आपको दिखा देते हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का नहीं प्रभु, सुल्तानपुर नेशनल पार्क चाहिए। ये देखिए सुल्तानपुर, बच्चे कंफ्यूज हो जाए, जो सुल्तानपुर के बच्चे होंगे उनको लग रहा होगा अरे मेरे यहाँ का घर का तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं साहब, हरियाणा का है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सुल्तानपुर। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए, ये बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी यहाँ पे आपको एक मुझे दिखाना था क्या, भिंडावासा, है ना, भिंडावासा ही तो नाम है। देखते हैं क्या नाम है यहाँ पे, क्योंकि अगर नाम गलत हो जाएगा। हाँ, भिंडावास, तो भिंडावास हम यहाँ पे देखते हैं। भिंडरावाला आप हमेशा नाम सुने होंगे ना, भिंडावास ना, ये देखो भिंडावास। ठीक है, ये भी एक तरीके की लेक ही है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें आपने देख ली और इतनी बातें आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक, अब आपको रामसर एक बार दिखा दें ताकि आप चीज़ें भूलें ना, क्योंकि आप ईरान में भूल भी सकते हैं। ठीक है, रामसर ईरान, ये देखो रामसर जो है वो आपका ईरान का सिटी है, रामसर कैपिटल ऑफ। ठीक, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल कोने में बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हो, कैस्पियन सी से लग रहा है रामसर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, कैस्पियन सी। कमेंट बॉक्स में बताना कैस्पियन सी से कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है, हालांकि कई बार मैंने पूछा, बट फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इतनी बातें हैं। बाकी आपको तो थोल झील ये सब आप चेक कर लेना, है ना, या फिर कभी हम आपको जब दोबारा रिवीजन में आएगा तो आपको दिखाएंगे। अब हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको सारे मैप दिखा दें। ठीक है, मतलब जो 46 जो रामसर साइट है ना, इनके वैसे ये प्रीलिम पैड हमने आपको शेयर कर दिए हैं। कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 42 है, इसको 46 कर लो। ठीक है, क्योंकि 42 तो पहले हुए थे, 46 मैंने अब हो गए। तो चिल्का लेक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 2 आपके ये हो गए। चलिए, 2 आपके बाद तीसरा लोकाटक है, वूलर है, हरके है, सांबर है, कंजली है। लोकाटक मणिपुर, वूलर जम्मू कश्मीर, हरके पंजाब, सांबर राजस्थान, कंजली आपका पंजाब में। ये तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी भी इन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रोपड़, कोलेरू, दीपोर, पोंगबान, ठीक है, तोसो मयूरी। ठीक, तो आपको याद रखना है। अष्टमुडी, सस्तम कोट्टा, वेम्बनाड, भोज वेटलैंड, पीडीएफ ही मैंने आपको दे दी है, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो पीडीएफ में आप देख सकते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे पॉइंट कैलीमर, पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, चंदेर टल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है होकोरा, सूरिनसार, रुद्र सागर, ऊपरी गंगा। ठीक है, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है नाल सरोवर, सुंदरवन, नंदूर, मधमेश्वर, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर यहाँ पे आता है केशवपुर, मियानी, व्यास संरक्षण, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पहले 26 थे, सोचो इतनी जल्दी डबल हुए हैं 19 के बाद से।
सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर, ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य, ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर बात आती है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, आसन रिजर्व, ठीक है, काबरतल, काबरतल जो कि बिहार की है, ठीक है, ऑक्सबो, देखो इसको गुलाब के फूल के ऊपर कैसे बैठा है ना, पत्ती के ऊपर। फिर आता है यहाँ पे लोनार झील, सूर सरोवर या कीथम या तोस्कर लेक, ठीक है, तो ये हो गई 42। अब आज की जो ताजी हैं वो क्या है, ताजी मतलब भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का, ठीक है। अब गुजरात के कौन कौन है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, ठीक है, बांधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, ठीक है। तो इस तरीके से आज के आपने सारे आर्टिकल कवर किए, पूरा रामसर साइट का मतलब समझ गए, सभी रामसर वेटलैंड साइट को समझ गए। उम्मीद है आपको हर चीज़ एक डेप्थ में समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 15 अगस्त देश की आज़ादी के साथ, 75वीं वर्षगांठ के साथ। आप सभी को फिर से जाते जाते 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।